माता की मित्रों, हम लोग मेष लग्न की चर्चा कर रहे हैं पहले से, और लग्नानुसार हम लोग ग्रहों को राशि अनुसार, भाव अनुसार और नक्षत्र अनुसार सम्मिलित फलों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी विषय में हम लोग निरंतर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मंगल ग्रह को हम लोग तीसरे स्थान में प्लेस मिथुन राशि में करवा के और उसके फलों को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको तीसरा स्थान मिथुन राशि, मंगल ग्रह और उनसे संबंधित जो नक्षत्र हैं उनके कारकत्वों की जानकारी डिटेल में होनी ज़रूरी है। यहाँ पे डिटेल में कोई चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पे स्मॉल रूप में, छोटे रूप में चर्चा करके उसको समझने की कोशिश करेंगे कि मंगल तीसरे स्थान में आपको क्या दे सकता है और किस तरह का फल आना चाहिए, और उसमें कमी बेशी होती है तो क्यों होती है। अगर आपको इन कारकत्वों का जब भी जन्म पत्री का अध्ययन करें, ज्योतिष के विषय में जानकारी करें, आप हमेशा एक चीज़ को एकदम नोट करके रख लीजिए कि उससे संबंधित, चाहे वो भाव हो, चाहे नक्षत्र हो, चाहे राशि हो, चाहे ग्रह हो, उसके कारकत्वों से संबंधित पूरी जानकारी आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए। तब आप क्या होगा कि आप प्रिडिक्शन के, फल के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। उसके बाद में केवल इतना ही रहेगा कि उसमें कमी बेशी होगी, अंशों के अनुसार, दृष्टियों के अनुसार, उसके वर्गोत्तमों के अनुसार, दशा महादशा के अनुसार, वो कितना परसेंटेज में किस तरह से आपको फल प्राप्त करवाएगा, उसके अनुसार कमी बेशी होगी। लेकिन उसमें जब भी कोई चीज़ का जब आप अध्ययन करेंगे कि आपको पता करना है कि हमको ये चीज़ जाननी है, तो उसको आपको अच्छी तरह ध्यान में है कि इस चीज़ के कारकत्व का स्वामित्व फलाना ग्रह को है, तो आप उसके विषय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। और हम हमेशा बोलते हैं कि कारकत्वों की जानकारी नहीं होगी तब तक फलादेश करने में बहुत कठिनाइयाँ आएगी। तो जाहिर है मंगल तीसरे स्थान में होगा तो मंगल का कारक स्थान है, छोटे भाई बहनों का स्थान है, यहाँ पे पराक्रम का स्थान है, और यहाँ पे मंगल जब बैठता है तो इन फलों को और ज़्यादा बढ़ा देता है। उसका कारण है कि पराक्रम आप करने के लिए आपके अंदर फिजिकल फिटनेस होनी बहुत ज़रूरी है, मेंटली फिटनेस होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप पराक्रम कर सकेंगे। और मंगल ग्रह मेष राशि में लग्न के कारक है या लग्नाधिपति है, तो यहाँ पे लग्नाधिपति जब बली होकर तीसरे स्थान में प्लेस होता है तो उसके प्रभाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा जाता है। तो वहाँ पे वो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, और पराक्रम के द्वारा आप अपना भाग्य खुद बनाएंगे तो भाग्य को बढ़ाएगा। फिर वो दशम स्थान को देखेगा तो दशम स्थान के पराक्रम के द्वारा दशम स्थान को इस तरह से बढ़ाएगा कि आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मंगल के कारकत्व क्या है। तो वो आपको डिफेंस लाइन में ले जा सकता है, पुलिस लाइन में ले जा सकता है, बड़ा IPS IAS बना सकता है, राजनीति के क्षेत्र में भी आ सकता है, बाकी ग्रह अगर सपोर्ट करे तो। मतलब इनके अंदर ऊर्जा की कमी नहीं है, इनके दिमाग के अंदर भी ऊर्जा की कमी नहीं है, और तीसरे स्थान में बैठ के उस ऊर्जा को और ज़्यादा बल प्राप्त होता है। और यहाँ से जब छठे स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पे शत्रु हो, रोग हो, ऋण हो, वो सब का नाश कर देते हैं। केवल ध्यान देने योग्य बात यही है कि आपको मिथुन राशि में मंगल देव विराजमान है, और मिथुन राशि द्वय स्वभाव की राशि है, मतलब इधर भी हो सकती है उधर भी हो सकती है। यहाँ पे बैठा हुआ आदमी हालांकि लग्नाधिपति है, लेकिन फिर भी सोचने पे विवश हो जाता है। कोई काम करता है और कर दिया, और उसके बाद में हो सकता है उसके दिमाग में ये भी आ जाए कि मैंने क्यों किया, ये उसके लिए गलत हो सकता था, या हो सकता है, या मेरे लिए गलत हो सकता है। मतलब दोनों तरफ दिमाग स्टेट वे चलाने में थोड़ी परेशानी आती है। मिथुन राशि में अगर मंगल होता है, कहीं पे भी थोड़ा दिमाग को कूल करने का कोशिश करता है। जनरली मंगल कोई भी काम हो पूरे फोर्स के साथ करवाता है, लेकिन बुध जो है वो थोड़ा ठहराव देता है, थोड़ा शांति से करने की लिए बोलता है। हालांकि बुध भी बहुत तीव्र गति से काम करता है, लेकिन वो बल के अनुसार नहीं करता, वो माइंड को अप्लाई करता है, वो दिमाग को अप्लाई करता है। और मिथुन राशि चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे ज्ञान से संबंधित हो, वो आपको कूल रखने की कोशिश करते हैं। आप बहुत अच्छे तरह में बहुत ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं। आपके बोलने की जो शैली है वो इस तरह की कुछ हो सकती है जिसमें कुछ अलग ही प्रभाव हो,
क्योंकि मंगल का प्रभाव आने की वजह से उसमें कुछ दबंगपन टाइप का कुछ आ सकता है। और मंगल के साथ अगर बुध देव यहाँ पे विराजमान होते हैं तो बहुत अच्छा फल यहाँ पे प्राप्त हो सकता है, क्योंकि तीसरे स्थान के का स्वामित्व है बुध देव को भी। और अगर लग्नाधिपति और तृतीयाधिपति साथ में विराजमान होते हैं तो जो बोलते हैं ना, जो राजयोग वगैरह, अब वो राजयोग आपने देखा होगा, मैं कुंडली में कभी भी राजयोग, दुर्योग, विष योग, जो भी योग के विषय में, योग या दुर्योग के विषय में जितना भी बताया जाता है, मैं जनरली नहीं बोलता। उच्च है, नीच है, ये सब बातें मैं नहीं बोलता। उसका कारण है कि जब आप अभ्यास करने लगोगे तब आपके भी समझ में आ जाएगी ये चीज़। आपको अगर ग्रह के कारकत्व समझ में आ गए, वो कहाँ का अधिपति है, कहाँ का कारक है, वो चीज़ समझ में आ गए, तो फिर योग या दुर्योग का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। यहाँ पे छठे स्थान का स्वामित्व बुध देव को प्राप्त है, तीसरे का भी स्वामित्व बुध देव को प्राप्त है। और यहाँ पे अगर बुध देव युति करके मंगल देव के साथ बैठता है तो आप ये सोच लो कि ऐसे आदमी बहुत बड़े, मतलब बिजनेस को मैनेज करने वाले होते हैं, बहुत बड़ी पोस्ट तक जाते हैं। अगर राजनीति के क्षेत्र में भी जाते हैं तो कोई नीचे वाली पोस्ट तक नहीं रहते, बहुत बड़ी पोस्ट तक जाते हैं। भाषण देने की अद्भुत क्षमता होती है। इनके दिए हुए तर्कों को काटना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे दशम स्थान को देख रहा है तो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े बदलाव करके बहुत उच्च श्रेणी तक अपने कार्य क्षेत्र को लेके जाते हैं। और अगर कोई ऐसी लाइन में आ गए जहाँ पे इनको मतलब 1000, 2000, 5000 आदमियों को अपने अनुरूप बनाना हो, अपने जो बोल रहे हैं या जो भाषण दे रहे हैं उसके अनुरूप बनाना हो, तो ये क्षमता ऐसे आदमियों में होती है। तो अब आप ये सोचेंगे ये कैसे होती है, क्योंकि आपको बुध के कारकत्व देखने पड़ेंगे। और बुध को स्वामित्व कहाँ का प्राप्त है? बुध को छठे स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। और अपने स्थान से देखिए 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, अपने स्थान से, जो अपना मेन स्थान है, उससे ये दशम में बैठेंगे। और मंगल खुद दशम को देख रहे हैं, और मंगल और बुध मिलके खुद गुरु के घर को, भाग्य घर को देखेंगे। तो आप खुद सोच लीजिए कौन सा राजयोग होता है। अब हो सकता है आपको ये सुनने को मिले कि षष्ठाधिपति जहाँ भी बैठा होता है उस घर का सत्यानाश करता है। अब आप समझते रहिए, बुकों में ऐसा लिखा है तो बुकों में दूसरी तरीके से भी लिखा है। अब ये सब समझने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। केवल लिखे हुए को आपको हो सकता है एक श्लोक की व्याख्या एक विद्वान ने, जो हम लोगों के पूर्वजों ने की थी, वो किस बेस पे की थी कि हम लोगों का दिमाग उस काबिल है उसको समझने के लिए, और उसी श्लोक की दूसरे विद्वान ने व्याख्या की है, वो जस्ट अपोजिट है। अब किसी ने हो सकता है ये व्याख्या की हो कि छठे स्थान का स्वामी जहाँ भी बैठता है वहाँ नुकसान करता है, लेकिन किसी ने छठे स्थान और लग्नाधिपति को साथ में मिला के योग कारक भी तो बताए, तो वहाँ भी तो पढ़ना पड़ेगा आपको। और कहाँ पे लगाना है ये आपके उसके ऊपर निर्भर है, दिमाग के ऊपर और अभ्यास के ऊपर। अब उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि मैं हर पाठ में बोलता हूँ, विषम राशि है। विषम राशि में 6 अंश तक बाल्यावस्था में ग्रह रहता है, 12 अंश तक कुमारावस्था में रहता है, और 18 अंश तक युवावस्था में रहेगा, 24 अंश तक वृद्धावस्था और 30 अंश तक मृतावस्था। तो आपका ग्रह अगर बाल्य और मृत अवस्था में है तो वो आपको बहुत कम फल प्रदान करेगा, क्योंकि उसके अंदर बल ही नहीं। कुमार अवस्था और वृद्धावस्था में है तो आपको वो बाल्य और मृत अवस्था से कुछ ज़्यादा फल प्रदान करेगा, क्योंकि थोड़ा बल है उनमें। लेकिन युवा अवस्था में कोई ग्रह है, मतलब 12 अंश से लेकर 18 अंश के बीच में, चाहे सम राशि हो चाहे विषम राशि हो, युवा अवस्था सेम ही रहती, सेम अंशों पे ही रहेगी, तो उसमें वो आपको पूर्ण फल प्रदान करेगा। अब ये हकीकत है, हम लोगों को पुस्तकों में ये देखने को मिलता है, पढ़ाया भी जाता है, लेकिन क्या ऐसा ही होता है? उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। आपके लग्न के अंश कितने हैं, बाकी ग्रहों के अंश क्या है, युतियाँ कैसी है, दृष्टि क्या बोल रही है, तब इन अंशों का फल आपको समझ में आएगा कि ऐसा है तो ऐसा होगा। उसके आगे बढ़ते हैं। 3 नक्षत्र, मतलब एक राशि में 9 चरण आते हैं, एक नक्षत्र में 4 चरण होते, तो 9 चरण पूरी एक राशि में आएंगे। पहले आएगा मृगशिरा, मृगशिरा का तीसरा और चौथा चरण, क्योंकि वृष राशि में मृगशिरा का पहला और दूसरा चरण आ चुका है। मिथुन राशि में आएगा तीसरा और चौथा चरण, मतलब 6.40 डिग्री तक।
मंगल देव अगर मिथुन राशि 6.40 डिग्री तक है और मृगशिरा नक्षत्र में होना ही होना है, क्योंकि मृगशिरा ही रहेगा 6.40 डिग्री तक, तो फिर उसका कैसा फल आपको प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मंगल देव आपको खेल कूद के लिए, आपको भाषण वगैरह के लिए, आपको मतलब सजने संवरने में, या आपको मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई सामान बेचने के लिए, जैसे लाइक सेल्समैन, उस तरह की बातें करने में, या दूर प्रदेश लंबी यात्राएं करने में, ये सब चीज का कारक मृगशिरा नक्षत्र है। तो और इनका स्वामित्व है, मृगशिरा नक्षत्र का खुद का स्वामित्व भी मंगल देव को प्राप्त है। तो यहाँ पे मंगल देव जब आएंगे तो आपका प्रभाव या आपका पराक्रम आपके क्षेत्र को तोड़ सकता है। आप बहुत दूर तक फेमस हो सकते हैं, बहुत दूर तक आपको लंबी लंबी यात्राएं अपने खेलकूद के द्वारा हो सकती है, अपने गायन अभिनय के द्वारा हो सकती है। वो डिपेंड होती है बाकी ग्रहों का कैसा साथ मिल रहा है। लेकिन मृगशिरा नक्षत्र में जब भी मंगल देव का विचरण होगा तो मृगशिरा नक्षत्र के कुछ न कुछ कारकत्व उस ग्रह से कनेक्ट हो जाएंगे। अब वो ग्रह का कारकत्व क्या है, जैसे मृगशिरा नक्षत्र में बहुत कुछ है, लेकिन सब तो सम्मिलित नहीं होंगे ना। वो होंगे जो ग्रह के कारकत्वों को आकर्षित कर सके। अब ग्रह के कारकत्व तो उग्र है, बल है, शरीर की पावर है, दिमाग की पावर है, तो उसको मृगशिरा नक्षत्र में कैसे आप लगाएंगे उसको। फिर आपको वही लगाना पड़ेगा। जैसे दूर देश की यात्रा तो किस तरह से होगी, मंगल में बल है तो खेलकूद के लिए होगी, या फिर ऐसा कोई काम वो करेंगे जिनकी वजह से उनकी दूर दूर तक ख्याति होगी और उनको बुलाया जाएगा। तो ये सब चीज आपको अपने दिमाग के हिसाब से, अपने अभ्यास के द्वारा समझनी पड़ेगी। किसी भी कुंडली का अध्ययन करने के पहले जैसे फेसबुक पे या अननोन पर्सन की आपके पास कुंडली आई और आप उसका प्रिडिक्शन बताने लग गए, वो सिरे से ही रोंगे। क्योंकि जब तक सामने वाले को आप जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उसको देखेंगे नहीं, उसकी थोड़ी बहुत जिंदगी के बारे में कुछ आपको पता नहीं होगा, तब तक आपको ये यकीन नहीं होगा कि कौन सा ग्रह उसके ऊपर ज़्यादा एक्टिव है। सब ग्रह अपने फल आपको अपनी जो प्लेस ऑफ बर्थ है उस टाइम पे जो देना था वो दे चुके। अब उनको आगे बढ़ाने का काम गोचर, महादशा, वरक कुंडलियां वो सब करती है, अष्टक वरक वगैरह। हम लोग नहीं कर सकते उसको कि कोई फेसबुक पे कुंडलियां, तो लगन तो 12 ही है और ग्रह 9 ही है। हर 2 घंटे के अंदर बच्चा पैदा होगा तो सबके ग्रह सेम रहेंगे क्या, और सेम ही फल होगा उनका। तो ये सब चीज़ें, अब हो सकता है किसी को बुरा लगे ये सब बात, लेकिन जो फैक्ट है उसको समझना पड़ेगा। इसलिए अगर आप लोग मेरे साथ फेसबुक में भी जुड़े हुए हैं तो आप लोग देखते होंगे कि मैं कभी भी किसी कुंडली कोई पोस्ट की है तो मैं कोई हल्का फुल्का कोई कमेंट कर दिया तो अलग बात है, लेकिन कोई भविष्य कथन मैं वहाँ पे नहीं करता। और जनरली मैं ऐसे भी कुंडली वगैरह नहीं देखता, क्योंकि कुंडली देखने के लिए बहुत समय चाहिए आदमी को, और दिमाग भी बहुत कूल होना पड़ता है। जिस तरह से आजकल कुंडलियाँ देखी जाती है, मेरे स्वभाव में ऐसी बात नहीं है, और मैं इसीलिए उसको देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि खुद के काम में भी समय नहीं मिलता है। चैनल चलाने का मकसद यही था कि आप लोगों के पास हकीकत पहुँचे और साफ शब्दों में पहुँचे। ऐसा नहीं हो कि मैं कोई लाग लपेट बोल के इधर उधर की बातें करूँ, नहीं, जो हकीकत है वो बताने का कोशिश करता हूँ। आप लोग उसको किस तरह से समझते हैं यह आपके ऊपर निर्भर है। आगे बढ़ते हैं। आद्रा नक्षत्र, जैसे नाम से ही आद्रा, आपको समझ में आ जाएगा आद्रा क्या होता है। तो आद्रा नक्षत्र मतलब आद्र, जो नमी, जो सुबह के समय, रात के समय जो ओस का पानी गिरता है, उसी को हम लोग आद्रा के रूप में ले सकते हैं। कि वो नक्षत्र मतलब आद्रा नक्षत्र दूसरे रूप में भी आता है। अब उसमें ये भी बोल सकते हैं उग्र स्वभाव, कठोर भाषण, हेकड़ी, ये सब इनके कारकत्व है। लेकिन अनाज, गेहूं, चावल, कार्य सिद्धि या तांत्रिक क्रिया, ये भी आद्रा में आते हैं। अब जो मैंने ओस वगैरह की बात की, अब उसको इस तरह से कारक के साथ जोड़ा गया है, जैसे जादू, हिप्नोटाइज, सामने वाले को प्रभावित करना, ये सब चीज़ें, आसन हो, योग मुद्रा हो, ध्यान मुद्रा हो, क्लेश हो, बहुत सी बातें हैं जो आद्रा नक्षत्र के अंतर्गत जोड़ी गई है। तो उनके आप मंगल के हिसाब से इसको कैसे समझेंगे। आद्रा नक्षत्र का स्वामित्व जो है वो खुद राहु देव को है। तो यहाँ पे अगर मंगल देव 6.40 डिग्री से लेके और 20 डिग्री तक हो तो आद्रा नक्षत्र होता है।
अब आद्रा नक्षत्र में आपके अगर मंगल देव विराजमान है तो फिर आपको बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। ये मंगल देव यहाँ पे आपको दुनिया के या अपने शहर, गांव या देश के बहुत बड़े आदमी भी बना सकते हैं और जो बना बनाया है उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। ये बाकी ग्रहों की युति और बाकी ग्रहों के जो दृष्टियां हैं, आपके ग्रह के जो अंश है, आपके खुद के जो दशा महादशा है, वो सब के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन आद्रा नक्षत्र में अगर मंगल खुद विराजमान है और पूर्ण बली है तो आपको बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं, बशर्ते राहु आपका अच्छा होना चाहिए, अच्छे जगह में प्लेस होना चाहिए, तब आपको मंगल देव का आद्रा नक्षत्र का फल बहुत अच्छा मिलेगा। अब बाकी ग्रहों की युति होती है और होती है, या राहु देव कोई दूसरे नक्षत्र में विराजमान है तो उसका फल चेंज हो जाएगा। लेकिन आद्रा नक्षत्र में मंगल देव बहुत बहुत बलवान होते हैं, मतलब वो जैसे हैं उसी के अनुरूप कुछ कुछ आद्रा नक्षत्र है। अब वो चीज़ों को, वो ज्ञान जो उसके अंदर शक्ति से संबंधित है, उनकी एक्टिवेट जो दिमाग रहता है एनी टाइम, थकते नहीं है, उससे संबंधित है, तो वो सब चीज़ों के लिए अगर ये भ्रम में पड़ जाएंगे, भ्रम मतलब घमंड, अभिमान, क्योंकि राहु अभिमान भी देता है। आपके किए हुए कृत्यों में जब आप सफल होते हैं तो साधारण इंसान में भी अभिमान हो जाता है। तो यहाँ पे तो ये बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं, तो इनको भी अभिमान हो सकता है, तो वहाँ आपको सोचना पड़ेगा। अब उसके आगे बढ़ते हैं पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है और पहला, दूसरा और तीसरा चरण मतलब 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक पुनर्वसु नक्षत्र में मंगल देव रहेंगे। अगर मंगल देव का अंश 20 से 30 डिग्री है पुनर्वसु, तो पुनर्वसु का स्वामित्व जब गुरु को प्राप्त है तो यहाँ पे मंगल देव के अंदर बहुत कुछ शीतलता है। मतलब ये आदमी अपने शरीर का बल का, दिमाग की उग्रता का यूज करेगा, लेकिन साथ में ज्ञान का भी यूज करेगा। ये ऐसे नहीं है बगैर सोचे समझे कोई काम कर देगा, नहीं, इनको ज्ञान की भी प्राप्ति होगी और बहुत सोच विचार के काम करेगा। अगर 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक मंगल देव यहाँ पे विराजमान है तो वो आपको बहुत बड़ी बड़ी विदेश यात्राएं भी करवाएगा अपने ज्ञान के द्वारा। आपको ज्ञान की कोई ज़रूरी नहीं है, बाकी ग्रहों का सपोर्ट करे, किसी भी लाइन में हो सकता है। आपको वेदों के लिए हो सकता है, धार्मिक संबंधित ज्ञान हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी हो सकती है, या आपको व्यवहारिक जो आजकल के चलते हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे आपको एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे बहुत बड़े प्रोफेसर या टीचर हो, या बहुत बड़ी संस्था के सर्वे सर्वा बन जाए, तो कैसा भी ज्ञान हो सकता है, लेकिन ज्ञान के द्वारा ही आपकी उन्नति करवाएगा वो। और वो ज्ञान प्राप्त करने का जरिया मंगल देव बनेंगे, उसकी शक्ति बनेगी, उसका जो आपके अंदर जो संचार है, दिमाग के तंत्रों में जो एनी टाइम वो जो ऊर्जा प्रसारित करता है, उस ऊर्जा को वो ज्ञान में रूपांतरित करेगा। तो ऐसा कुछ प्रभाव हम लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसा कोई चीज़ हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि कोई भी कारकत्व किसी का भी जब हम लोग किसी के साथ मिलाते हैं तो वो सब चीज़ को उसके अनुसार मिलाना पड़ेगा कि कौन से ग्रह कौन से कारकत्वों के स्वामी है, तो नक्षत्र से वो क्या ले सकता है। नक्षत्रों में तो बहुत से कारकत्व होते हैं ना, तो जो आदमी जैसा होगा, सपोज आपको 10 चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती है, लेकिन आपको जो पसंद होगी वही आप उठाएंगे, सब चीज़ें आप एक साथ अपने पास नहीं रखेंगे। तो ऐसा ही कुछ ग्रहों के विषय में भी सोचना पड़ेगा। आशा है मित्रों पाठ पसंद आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप कमेंट कीजिए, मेरी कोशिश रहेगी, मैं 100% आंसर अभी तक देता हूँ, आगे भी कोशिश यही रहेगी। अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ। जय माता।